हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद रैंकर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा यूपी पेट बैच का दूसरा दिन है और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इस चैप्टर को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थियरी और फैक्ट्स, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। उसके पहले जो नए हैं वो मेरे बारे में जान लें। मेरा नाम है ऋतुल प्रताप सिंह और मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं। लास्ट ईयर मैंने यूपी पेट में 98 परसेंटाइल गेन किया था। शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता से। आपने देखा होगा कि जो आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, जिसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, उसमें से ये पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में अगर आप देखा जाए तो बेसिकली इसको 3 नाम से जाना जाता है। एक तो सिंधु सभ्यता, ठीक है, मैं एक बार मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहला नाम है इसका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सभ्यता है ये मूलतः आप देखेंगे तो पाकिस्तान के कई सारे जो पाकिस्तान में कई सारे स्थल पाए जाते हैं, जो ये सारे के सारे स्थल जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, उसी के आसपास हैं। दैट इज वाई इसको सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। दूसरा जो आपको ऊपर लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता है ये सिंधु नदी के चारों किनारे किनारे बसी है। सिंधु नदी के दोनों किनारे पे बसी है, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। तीसरा, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो पहली बार खुदाई हुई थी, ठीक है, जो शुरुआत में जब आपके दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोज किया, जब इसकी खुदाई चल रही थी, तो ये वही स्थल है जहां पे सर्वप्रथम इसके साक्ष्य मिले थे, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब जो सिंधु सभ्यता है, जॉन मार्शल साहब ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी सबसे पहले बोला था। सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? तो वो हैं जॉन मार्शल साहब। आपको मेरी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही होगी, नो डाउट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और मैं जितना भी लिख रहा हूँ, जिस तरीके से लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ही आप भी नोट डाउन करते चलिए, सो दैट आपको बाद में जब आप रिविजन के टाइम पे जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर इसका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड आपको जो मिलेगा, ये जो सभ्यता है ये बेसिकली 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक डेवलप हुई। हालांकि कई सारे हिस्टोरियंस कुछ और भी मानते हैं, लेकिन जो आधुनिक तकनीकी है कार्बन 14, जिससे हमें जो कोई सभ्यता कितनी पुरानी है, अभी कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है वो पता चलता है, कार्बन 14 टेक्निक। तो उसके अकॉर्डिंग इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक रहा है। बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है इसका विस्तार क्षेत्र का क्या क्या था, ये कितने कौन कौन सी जगह पे इसका विस्तार हुआ, कौन कौन से ये ऐसे प्रांत हैं भारत के, कौन कौन से प्रांत हैं पाकिस्तान के जहाँ पे इसका डेवलप हुआ। तो बेसिकली विस्तार क्षेत्र इसका केवल 2 देशों में देखने को मिलेगा। एक तो अपना प्यारा भारत, ठीक है, एक तो अपना प्यारा भारत और दूसरा अपना बेटा है ना पाकिस्तान, ठीक है। तो 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इस सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं आपको मिलेंगे। भारत में मुख्यतः देखा जाए तो पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया, पंजाब के बाद गुजरात। मैं ये क्यों करवा रहा हूं आपको अभी आपको दिखेगा कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जहां पे आपको ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कौन कौन से राज्य हैं भारत के जहां पे ये सभ्यता डेवलप हुई। दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, ठीक है, उसके बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा
दूसरे साइड पड़ रहा है ये, आपका दक्षिणी, थोड़ा दक्षिण दिशा में चला जाता है, इस वजह से महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लोगों का माइंड यहाँ तक जाता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सिंधु घाटी की सभ्यता डेवलप हो गई। मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये सभ्यता मूलतः जो सिंधु नदी है उसके ही अक्रॉस डेवलप हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 3 प्रांत, एक तो बलूचिस्तान है ना, जहाँ के लोग अभी कह रहे हैं कि हमें भारत में शामिल कर लो, है ना, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ये भारत का पंजाब नहीं है, पंजाब का कुछ जो पार्ट है वो पाकिस्तान के भी अंडर में है। और तीसरा सिंध। 3 ऐसे जगह हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें हम अगर कि सबसे जो इसका दक्षिणी क्षेत्र है, जो दक्षिणी जगह है भारत में, वो कहाँ पे है, तो वो है आपके दामाबाद में। कहाँ पे? दामाबाद में। ठीक है, ये भारत का सबसे दक्षिणी जगह है जहाँ पे इसके साक्ष्य, इस सभ्यता के साक्ष्य आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए कि भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में और सिंध क्षेत्र में। और अगर वही बात करें भारत का जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या है? दामाबाद। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं वो यहाँ से मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की जो स्थिति है वो आज के समय में देखा जाए तो एक जगह है माटगोमरी जिला। ठीक है, माटगोमरी जिला, माटगोमरी जिला के में ये हड़प्पा आज के समय में है। और ये माटगोमरी जिला है कहाँ पे? ये है पाकिस्तान में। और कौन सी, इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सी नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे है। ठीक है, रावी नदी के तट पे ये हड़प्पा की सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। इसका उर्वरता। ठीक है, उर्वरता को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, हाँ ऐसे लिखेंगे। उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। उर्वरता की देवी मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है। इसके अलावा गेहूं और जौ के दानों के अवशेष, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी यहीं से मिले हैं, याद रखना इसको। इसके अलावा एक कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में समाधि R37, इस क्वेश्चन को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। समाधि R37 के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा से मिले हैं समाधि R37 के अवशेष। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ मिला है, गेहूं और जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं, समाधि R37 का जो अवशेष है वो कहाँ मिला है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। अब ये 2 टीले क्या हैं बताता हूँ मैं अभी आपको। 2 टीले मिले हैं। ठीक है, एक टीला जो है उसको बोला जाता है नगर टीला। ठीक है, एक को बोला जाता है नगर टीला और दूसरे को बोला जाता है दुर्ग टीला। तो जो ये आपका सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सभ्यता में 2 तरीके से लोग रहते थे। एक तो जो ऊपर रहते थे, ठीक है, ऊपर कौन कौन रहते थे? जैसे आपके राजा हो गए, पुजारी हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सब के सब ऊपर रहते थे। और जो बाकी के लोग थे, जो लेबर थे, जो आपके बाकी के छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, जो बाहरी देश से आते थे, छोटे छोटे मर्चेंट्स वो होते थे, वो सभी के सभी रहते थे नीचे के एरिया में। ठीक है, तो अभी आपको कई जगहों पे 3 जो नगरीय व्यवस्था है वो 3 तरीके से मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे 3 कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं, उसमें जो आपको जो शूद्र होते थे उनको बाहर रहने को मजबूर किया जाता था, जो सफाई कर्मी होते थे वो बाहर, शहर के बाहर रहा करते थे, तो वो आगे भी पढ़ेंगे। हड़प्पा में बेसिकली मांटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। R37 जो समाधि स्थल है वो भी हड़प्पा से ही मिला है। 2 टीले, एक नगर टीला और एक दुर्ग टीला। ये है हड़प्पा के बारे में आपकी जानकारी। अब चलते हैं आगे। अगला हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो में इसका नाम मोहनजोदड़ो क्यों दिया गया? देखिए, मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका मतलब होता है, हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज सुनाई पड़े, थोड़ा उसको अवॉइड करिएगा। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहां से जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिले हैं उनमें से मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले मिला है स्नानागार। स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार यहां से मिला है, ठीक है। इसके बाद मिला है यहां से अन्नागार, बहुत बड़ा अन्नागार मिला, विशाल अन्नागार। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि विशाल अन्नागार निम्न में से किस स्थल से मिले हैं? विशाल अस्नागार निम्न में से किस स्थल से मिले हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। यहीं से मिली है आपकी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। और ये जो नर्तकी थी ये किस धातु की बनी हुई थी? ये थी कांस्य से, ठीक है। कांस्य धातु की ये मूर्ति बनी हुई थी। और यहीं से मिला हुआ है आपका पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, जो बनी है किस पे? एक मुहर के ऊपर। अब मुहर क्या होती है? पशुपतिनाथ की मूर्ति, ठीक है। पशुपतिनाथ किसको बोलते हैं? शिव, अर्थात शिव। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली है। पशुपतिनाथ जो मुहर थी, वो मुहर का यूज बेसिकली, जो मुहर होता है उस मुहर का यूज, आप मुहर का मतलब वो जो कहते नहीं है सोने की मुहर, वो मुहर नहीं है ये मुहर वो है जो आज के टाइम पे स्टाम्प हम यूज करते हैं। तो वैसे ही जब पहले क्या होता था, स्टाम्प तो डेवलप हुआ नहीं था, तो क्या करते थे कि एक कैसे हर एक डायनेस्टी का, हर एक वंश का एक सील होता था, एक मुहर होती थी, जो किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर उसी को चस्पा कर दिया जाता था, और वो ये माना जाता था कि ये इस डायनेस्टी ने इसको अथॉरिटी दे दी है, और फिर वो आगे इसी तरीके से उस पर काम होता था, ठीक है। घोड़े के दांत, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, घोड़े के दांत, डिफरेंस है। अभी आपको एक जगह घोड़े की हड्डियां भी देखने को मिलेंगी। घोड़े के दांत कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। सूती कपड़ा, सूती कपड़ा भी मोहनजोदड़ो से ही मिला हुआ है, ठीक। उसके बाद हाथी का कपाल खंड, हाथी का सिर, या फिर ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं, हाथी का सिर। जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं इसको नोट करते चलिएगा प्लीज, अदरवाइज आपके माइंड से ऐसे फुर्र हो जाएगी सारी बातें और आपको कुछ पता चलेगा नहीं, ठीक है। एक चीज जो हम इसमें भूल गए वो ये कि मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है, मतलब ये कहां पे सिचुएटेड है। तो सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना। लरकाना जिले में ये सभ्यता आपको मिलेगी, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है? ये है सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पे थी बताइए? हड़प्पा किस नदी के तट पे थी? हड़प्पा थी रावी नदी के तट पे, ठीक है। तो सिंधु नदी के तट पे लरकाना जिला है। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो ये जो सभ्यता है ये डेवलप हुई थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहीं से आपको स्नानागार, अन्नागार, एक नर्तकी की मूर्ति और एक पशुपतिनाथ की मूर्ति जो मुहर पे मिली हुई है, और घोड़े के दांत, सूती कपड़ा और हाथी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अपना अगला स्थल कौन सा है। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। हमारा जो अगला स्थल है उसका नाम है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा की जो स्थिति है ये पहला स्थल है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो अपने प्यारे भारत में स्थित है। कालीबंगा एक जिला है जिसका नाम है हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ एक जिले का नाम है। कहाँ पे ये स्थित है? ये है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। यहां से जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हमें मिले वो सबसे पहले ईंटों के मिले, ठीक है। ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों में दो प्रकार की ईंटें, एक तो कच्ची ईंटें और एक पक्की ईंटें, ठीक है। कच्ची ईंट और एक पक्की ईंट।
राइटिंग मेरी बहुत खराब है। कच्ची ईंटों का जो यूज होता था वो होता था भवन निर्माण में, ठीक है। वहीं जो पक्की ईंटों का निर्माण यूज आप देखेंगे वो केवल नालियां बनाने में, ठीक है, नालियां बनाने में, नालियां के बाद कुएं बनाने में, ठीक है, कुआं के बाद स्नानागार के निर्माण में, ठीक है। यहाँ पे इस ईंटों का, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। कालीबंगा से ही एक हमें ताम्र यानी तांबे की मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। कालीबंगा से ही हमें सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिली हैं। सेलखड़ी की मुहरें भी कालीबंगा से ही मिली हैं, सेलखड़ी की, और ऐसे स्लैश करके लिख ले रहा हूं, मिट्टी की मुहरें भी हमें कालीबंगा से ही मिली हैं। उसके बाद भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, ठीक है, कालीबंगा से ही मिला। तो कालीबंगा बेसिकली देखा जाए तो हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ईंटों के साक्ष्य में मिले, कच्ची और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था भवन निर्माण में, पक्की ईंटों का जो इस्तेमाल होता था वो नालियां और कुआं स्नानागार के निर्माण में होता था। ताम्र की मूर्ति मिली है, ताम्र यानी तांबे की मूर्ति, सेलखड़ी और मिट्टी की मुहरें मिली हैं, और भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, ठीक है। कालीबंगा के बाद जो हमारा अगला स्थल आता है उसका नाम है, देखते हैं, लोथल। लोथल भी भारत में स्थित है। भारत में कहाँ? गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद जिले के, अहमदाबाद जिला, ठीक है, अहमदाबाद जिला, और किसके तट पे कौन सी नदी है? एक नदी बहती है जिसका नाम है भोगवा, ठीक है, याद रखिएगा, भोगवा नदी है, उसी के तट पे ये लोथल आपको मिलेगा। लोथल एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड, ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा बंदरगाह था, और यहीं से मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था, मतलब वो लोग इंटरनेशनल ट्रेड भी किया करते थे। समझ में आई बात? यहीं से आपको 3 युगल समाधियां मिलेंगी, ठीक है, 3 युगल समाधियां यहीं से मिली हैं। युगल समाधियां मतलब 2 पति पत्नी को, 2 जोड़ों को साथ में दफनाने की का जो एक प्रथा होती है उसी को बोलते हैं युगल समाधियां। तो 3 युगल समाधियां यहाँ से मिली हैं। इसके बाद यहीं से आपको मिला है धान और बाजरा के साक्ष्य, धान यानी चावल, और बाजरा के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, ठीक है। धान और बाजरा के बाद यहीं से फारस की एक जो है सील मिली है। सील वही जो मुहर की बात मैं कर रहा था, फारस की सील मिली है, फारस देश की सील भी हमें यहीं से मिली है, ठीक है। तो लोथल जो था बेसिकली अहमदाबाद जिला, कहाँ के? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे पर विकसित था, और ये यहाँ का बंदरगाह हुआ करता था, और इसमें 3 युगल समाधियां थी, 3 युगल समाधियां मिली हैं, और यहीं से हमें धान और बाजरा के साक्ष्य मिले हैं। फारस की सील भी हमें यहीं से मिली है। जो हमारा अगला स्थल है उसका नाम है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा की जो स्थिति है वो है कच्छ का रण। सबको पता होगा कहाँ पे है, नहीं पता तो पढ़ाई छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आपको कच्छ का रण नहीं पता कि कहाँ पे है तो बिलीव मी आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है। कहाँ पे है बता दे रहा हूँ फिलहाल मैं, कच्छ का रण गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा कच्छ का रण गुजरात में स्थित है आज के प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं विशाल जलाशय के, ठीक है, विशाल जलाशय के। उसके बाद हमें साक्ष्य मिले हैं वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट को हिंदी में बोलेंगे जल प्रबंधन, ठीक है, जल प्रबंधन। यहाँ का जो जल प्रबंधन था धौलावीरा का वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि वाटर जो मैनेजमेंट है वो किस स्थल का सबसे बेहतर था, तो आपका आंसर होगा धौलावीरा, ठीक है।
धौलावीरा ही एक ऐसी जगह थी जिसको हम जो पूरा का पूरा नगर था वो 3 भागों में विभाजित था। मैंने अभी आपको बताया था ना, 3 भागों में विभाजित था। पहला था किला, दूसरा था मध्यनगर, और तीसरा था निचला नगर। निचला नगर। किले में कौन रहते थे? नो डाउट आपको पता ही होगा कौन कौन रहते होंगे। तो किले में रहते थे मंदिर के पुजारी, किले में रहते थे जो वहाँ के शासक थे, जो वहाँ के रूलर थे, किले में रहते थे बड़े बड़े मर्चेंट, किले में रहते थे मंत्री। मध्यनगर में कौन रहता था? मध्यनगर में रहते थे जो छोटे मर्चेंट होते थे, जो छोटे दुकानदार होते थे, वो लोग रहते थे। निचले नगर में कौन लोग रहते थे? मैंने आपको बताया था, सफाई कर्मी हो गए, जो बहुत सफाई कर्मी के बाद लेबर हो गए, वो ऐसे लोग कहाँ पे रहते थे? निचले नगर में रहते थे। तो धौलावीरा में आपने देखा कि कच्छ का रण गुजरात में ये स्थित है, विशाल जलाशय, जल प्रबंधन, यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। धौलावीरा में की जो नगरीय प्रणाली थी वो 3 भागों में विभक्त थी। पहला था किला, दूसरा था मध्यनगर, तीसरा था निचला नगर। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्थल के ऊपर। हमारा अगला स्थल क्या है देखते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है स्लाइड चेंज होने में। ठीक है, तो हमारा अगला स्थल है बनावली। ठीक है, बनावली बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये बनावली कहाँ पे है? बनावली आज के हरियाणा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, बनावली कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणाबाद में एक जिला है जिसका नाम है फतेहाबाद। ठीक है, हरियाणा के जो लोग होंगे उनको पता होगा कहाँ पे, हरियाणा में फतेहाबाद जिला है जहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं, और ये प्रेजेंट टाइम के फतेहाबाद जिले में स्थित है। बनावली में अगर आप देखेंगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ के साक्ष्य मिले, वो है मुहर और बटखरे। मुहर और बटखरे। बटखरा क्या होता है? बटखरा यार, बटखरा बटखरा नहीं, बटखरा। बटखरा क्या होता है? जो गांव से होंगे उनको पता होगा, जो आपका बेसिकली इनका काम वजन मापने में किया जाता है। ठीक है, वजन मापने में इसका काम किया जाता है बटखरे का। जो गांव से होंगे उनको पता होगा बटखरा क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका हल की आकृति का खिलौना। ठीक है, हल की आकृति का खिलौना भी यहीं से मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ें हैं जो बनावली से हमें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद एक बार फिर से बनावली को देख लेते हैं। बनावली फतेहाबाद, प्रेजेंट डे हरियाणा है ना, हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। और यहाँ से हमें मोहरें मिली हैं, बटखरे मिले हैं, और उसके अलावा हल की आकृति के खिलौने भी हमें यहीं से मिले हैं। जो हमारा अगला स्थल है उसका नाम है सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा में अगर आप देखेंगे तो ये भी कहाँ पे स्थित है? ये हमारा कच्छ के, वही कच्छ जिला, गुजरात। ठीक है, कच्छ में और कौन सा था? कमेंट सेक्शन में करके बताइए, आंसर करिए। कच्छ में और कौन था? कच्छ जिला गुजरात में सुरकोटदा प्रेजेंट डे गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं घोड़े की हड्डियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घोड़े के दांत कहीं और से मिले थे, घोड़े की हड्डियाँ कहीं और से मिल रही हैं। याद रखिएगा, डिफरेंस है दोनों में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? सुरकोटदा से हमें मिली हैं। और यहीं से हमें मिला है कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता है? ये कलश समाधान बेसिकली एक प्रकार का होता ये है कि जब इंसान की डेथ होती है तो उसको कलश जैसे एक बर्तन के अंदर उसको रखा जाता है और उसको दफना दिया जाता है। ठीक है, तो कलश समाधान का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उसके साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा स्थित है कच्छ जिला गुजरात में, और यहीं से हमें मिले हैं घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। ठीक है, ये रहा हमारा सुरकोटदा। अब चलते हैं हम अपने अगले स्थल के ऊपर। हमारा अगला स्थल क्या होगा? लेट मी सी, स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अगर आप वेट मत करिएगा, 10 सेकेंड आगे करके देख लीजिएगा। अगला स्थल है हमारा रोपड़। रोपड़ भारत के पंजाब में
स्थित है, ठीक है, पंजाब राज्य में स्थित है और सतलज नदी के बाएं तट पर है। सतलज नदी के बाएं तट पर ये स्थल स्थित है, ठीक है। आज के समय का जो इसका आधुनिक नाम है उसका नाम है रूपनगर। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या हो गया है? रूपनगर। पहले रोपड़ हुआ करता था, अब इसका नाम रूपनगर हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से आपको सेलखड़ी की मोहर मिली है। सेलखड़ी की मोहर कहीं और भी मिली थी, याद करिए कहाँ से मिली थी? सेलखड़ी की मोहर यहीं से मिली है। सेलखड़ी की मोहर के अलावा यहीं से आपको मनुष्य के साथ, इंसान के साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की जो प्रथा है वो यहीं से हमें पता चलती है कि इस सभ्यता में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था, ठीक है। तो वो कहाँ से मिला है? वो मिला है रोपड़ से। क्लियर? इसके अलावा यहाँ से आपको मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बर्तन भी आपको यहीं से मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन के अवशेष, ठीक है। तो ये रहा हमारा रोपड़। कहाँ पे स्थित है? पंजाब में। पंजाब में सतलज नदी बहती है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। रूपनगर इसका आधुनिक नाम है। सेलखड़ी की मुहर मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रक्रिया, दफनाने की एक प्रथा, और उसके साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन भी हमें रोपड़ से ही मिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले स्थल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला स्थल क्या है, उसके बारे में थोड़ा क्या क्या वहाँ पे अवशेष मिले, किस किस चीज़ों के अवशेष मिले वो जानते हैं। अगला है हमारा दैमाबाद। दैमाबाद इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें मिले हैं साक्ष्य, वो किस किस चीज़ों के मिले हैं? वो मिले हैं सांड और गैंडे की कुछ आकृतियाँ, ठीक। सांड और गैंडे की आकृतियाँ मिली हैं। इसके अलावा सैंधो लिपि की एक मुहर भी मिली है। अच्छा, यहाँ पे जो लिपि यूज हुई थी ना सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा इसको। उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा रथ चलाते हुए कुछ इंसान, उसके भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। रथ चलाते हुए मनुष्य। हाँ, एक चीज जो हमने इसमें मिस की वो ये कि दैमाबाद का विस्तार क्या है, कहाँ पे ये फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र में एक जिला है अहमदनगर, ठीक है। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है अहमदनगर। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है अहमदनगर, और वहीं पे एक नदी बहती है जिसका नाम है प्रवरा नदी, ठीक है। प्रवरा नदी। तो प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में अहमदनगर एक जिला है जहां पे दैमाबाद नाम का स्थल है, जहां पे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। ये सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ पे सांड और गैंडे का हमको साक्ष्य मिला, उनकी आकृतियां मिली, सैंधो लिपि की एक मुहर मिली और रथ चलाते हुए मनुष्य हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब रथ चलाते हुए मनुष्य नहीं मिले कि रथ चला रहे थे, ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, रथ चलाते हुए मनुष्य नहीं कि जमीन के नीचे से रथ चलाते हुए मनुष्य निकल रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, ध्यान में रखिएगा इसको। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। ये स्थल है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली आप देखेंगे कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये स्थल है भैया, ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और ये इसके खोज करता है, बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। या फिर पूछ लेगा कि हड़प्पा का खोजकर्ता कौन है, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। हड़प्पा के खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, और सर्वप्रथम इन्होंने ही खोज किया था 1921 में, और फिर इस जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका नाम हड़प्पा की सभ्यता रख दिया गया। मोहनजोदड़ो की खोज की आर डी बनर्जी ने। किसने? आर डी
बनर्जी ने। चनहूदड़ों की खोज की है एनजी मजूमदार ने, ठीक है, एनजी मजूमदार ने, ठीक। लोथल की खोज की एसआर राव ने, ध्यान रखिएगा एसआर राव ने की है लोथल की खोज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बनावली की खोज किसने की? आरएस बिस्ट ने, आरएस बिस्ट ने। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने, NANDGHOSH। रोपड़ की खोज किसने की? बीबी लाल, ठीक। उसके बाद लास्ट है आपका धौलावीरा। धौलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने, ठीक। तो ये है आपका कुछ स्थल और उसकी खोजकर्ता। हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज की आरडी बनर्जी ने, चनहूदड़ो की खोज की एनजी मजूमदार ने, लोथल की खोज की एसआर राव ने, बनावली की खोज की आरएस बिस्ट ने, कालीबंगा की खोज की अमलानंद घोष ने, और रोपड़ की खोज की बीबी लाल ने, और लास्ट है आपका धौलावीरा, इसकी खोज की जेपी जोशी ने। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि आपको पीडीएफ हमारे चैनल पे स्टडी विद रैंकर के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा इसको आपको करना है, इसको लिखना ही लिखना है, क्योंकि आपकी जो खुद की बनाई नोट्स होती है वो ज़्यादा काम देती है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अब एक हमको यहाँ से मिली थी मुहर, अभी पीछे हमने पढ़ा ना पशुपतिनाथ की मुहर। तो पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थी, उसका क्या मतलब था, या फिर कौन कौन सी आकृतियां मिली थी, कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई थी, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पशुपतिनाथ की मुहर के में 3 पार्ट। सबसे पहले दाएं, पशुपतिनाथ की मूर्ति के दाएं में बाघ और हाथी बने हैं, बाघ और हाथी बने हुए हैं। पशुपतिनाथ की मुहर के मिडिल में, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि नीचे क्या बना हुआ है? 2 हिरन, 2 हिरन घूम रहे हैं, हाँ? उसके बाद लेफ्ट में बना हुआ है गैंडा और भैंस। अब आप कहेंगे कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं आप? इसलिए बता रहा हूं कि एसएससी के कई एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि पशुपतिनाथ के बाएं, पशुपतिनाथ की जो मुहर मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के, उसके बाएं में किन किन पशुओं की आकृति निहित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, गैंडा और भैंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा बाघ और हाथी, 2 हिरन, गैंडा और भैंस, टोटल कितने हुए? टोटल हुए 6 पशु। 6 पशु हुए ना, 6 पशु हुए, 5 हुए, 6 पशु हुए, प्रकार हुए 5, 5 प्रकार के 6 पशु पशुपतिनाथ की मुहर के ऊपर इनका जो साक्ष्य मिला, जो पशुपतिनाथ की मुहर मिली है उस पर इनके जो आकृतियां हैं वो निहित हैं। एक तो दाएं में बाघ और हाथी, नीचे हैं 2 हिरन, बाएं हैं गैंडा और भैंस, टोटल मिला करके 6 पशु हुए, और प्रकार कितने हुए? 5 हुए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे। आगे क्या पढ़ना हमें? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा के जो दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको देखेंगे। बाकी हमारा चैप्टर अभी तक हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चंस होने हैं बाकी और कुछ फैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्लास का द एंड, ठीक है। ये स्लाइड नेक्स्ट हो नहीं रहा है, सो अगर स्लाइड जो है चेंज नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे? वीडियो को चेंज करके वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर करके देख लोगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्या तथ्य हैं भैया? पहली बात, कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने किया था, ठीक है। कपास की खेती में प्रथम मैंने ऐसे लिख दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। कपास की खेती की शुरुआत किसने की? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने किया। यहाँ पे जो देखो, उस समय करेंसी तो थी नहीं, आज के जैसा 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया से तो थे नहीं। उस समय जो खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल होता था वो होता था बार्टर सिस्टम का। हिंदी में क्या कहते हैं यार इसको? हिंदी में यार इसको मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, ठीक है। बार्टर सिस्टम का मतलब ये हुआ
कि आप किसी चीज के बदले में किसी चीज को ले रहे हो। मतलब मेरे पास जैसे 5 किलो आलू है, आपके पास 5 किलो टमाटर है, तो मैं ऐसे कहूँ कि आप मुझे 5 किलो टमाटर दे दिए, मैं आपको 5 किलो आलू दे दूंगा। तो ये हुआ बार्टर सिस्टम, मतलब किसी चीज के बदले में किसी चीज को खरीद लेना। या फिर ठीक है, समझ में आएगी बात कि नहीं। हिंदी में इसको बोलते हैं शायद वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ, वस्तु विनिमय ही बोलेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो जो इनका व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम से हुआ करता था। ठीक है, इसका जो प्रमुख खेल था, इस समय का जो प्रमुख खेल था वो क्या होता था, वो होता था पासा। ठीक है, शकुनी मामा, हालांकि शकुनी मामा यहाँ के नहीं थे, ठीक है, इस काल के नहीं थे, तो खेल जो था वो पासा का था। ठीक है, इनको लोहे का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ये जानते ही नहीं थे लोहा क्या होता है बेचारे, है ना। लेकिन इनको बाकी चीजों का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान क्या था, नहीं था। ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था इनको। और किस चीज का ज्ञान था फिर इनको, सोने का, चांदी का, तांबे का, तांबे का और कांसे का। अभी पढ़ा था ना, कांस की बनी हुई नर्तकी, कांसे का इनको ज्ञान था। उसके बाद मूर्ति पूजा प्रचलित थी, मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, मूर्ति पूजा होती थी। घोड़े के अवशेष मिले हैं, ये तो आपको पता ही है, मैंने पीछे बताया भी था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं। कपास की खेती सर्वप्रथम शुरू कहाँ हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता में हुई। करेंसी थी नहीं, तो बार्टर सिस्टम का यूज होता था, जिसको हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इनका इंपॉर्टेंट खेल हुआ करता था पासा। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, इनको जिन धातुओं का ज्ञान था उनमें क्या क्या है, सोने चांदी तांबे और कांसे का इनको ज्ञान था, बाकी किसी चीज का, बाकी लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था, मूर्ति पूजा जोरों शोरों से की जा रही थी। ठीक है, अभी भी की जाती है, नो डाउट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने आगे। ठीक है, अब आ गए आपके क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में सबसे पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। लोथल की खोज किसने की, बताना पड़ेगा। बताइए लोथल की खोज किसने की, बताना पड़ेगा। लोथल की खोज की SR राव ने। ठीक है, राइट आंसर है आपका SR राव। ठीक, लोथल की खोज किसने की, SR राव ने। दयाराम साहनी ने किसकी की, बताइए दयाराम साहनी ने किसकी खोज की। दयाराम साहनी साहब ने खोज की हड़प्पा की। किसकी, हड़प्पा की खोज की। राखलदास बनर्जी साहब ने किसकी खोज की, मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो की। SR राव ने लोथल की खोज की। RS बिष्ट साहब ने किसकी खोज की, अभी पीछे मैंने बताया है, बताइए क्या किसकी खोज की, रिपीट करिए। RS बिष्ट साहब ने किसकी खोज की, बनावली की। अब बनावली कहाँ पे है, बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में है। हड़प्पा कहाँ पे है, हड़प्पा है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शंस हैं लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। मैंने आपको पहले भी बोला था कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 2018 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। हमने पढ़ा ना, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि पहले सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग ही थे जिन्होंने कपास का उत्पादन चालू किया। मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट में बताया था ना इसको। लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था, सबको पता है गलत है, नहीं किया था। ये लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों को पालते थे। कुत्ते के साक्ष्य तो आपको मिले, कुत्तों को मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कुत्ता पाला करते थे। घोड़ा के अगर दांत मिले हैं घोड़ों के, तो हाँ, घोड़ा भी पाला करते थे। लेकिन बिल्ली के बारे में हमें कुछ नहीं मिला है, तो बिल्ली यहाँ पे गलत है। ठीक है, सी बी ऑप्शन गलत है। यह सभ्यता पंजाब, हाँ, फैली थी। सिंध, हाँ। बलूचिस्तान, हाँ, यहाँ पे भी थी। गुजरात में भी थी, राजस्थान में थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं थी। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। आपका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले, ठीक है, इंसान थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है यार, स्लाइड चेंज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर आपको इशू आपको भी आएगा तो क्या करेंगे आप,
10 मिनट 10 सेकंड का स्किप कर देंगे आप अगले क्वेश्चन पे या फिर अगली स्लाइड पे पहुंच जाएंगे। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? अभी मैंने बताया, ये एक रहने की जगह है, ये एक पसंदीदा शहर है, ये माउंट, इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, और इसका मतलब होता है एक बाजार क्षेत्र। तो मैंने बताया आपको मोहनजोदड़ो का मतलब मैंने हिंदी में बताया था, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मैंने हिंदी में बताया था, यहाँ तो यार इंग्लिश दे दिया, और आप तो अंग्रेज हो नहीं, कैसे करोगे? तो भैया इतनी अंग्रेजी नहीं आती तो क्या पढ़ाई कर रहे हो यार। माउंट ऑफ डेड इसका राइट आंसर है। ठीक है, डेड का मतलब होता है जो मर गया हो, तो यहाँ से आप अगर नहीं भी आती तब भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगेन फिर से स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, आप स्किप करेंगे, 10 सेकंड स्किप करेंगे और फिर अगली स्लाइड पे पहुंचेंगे। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? इंपॉर्टेंट है, देखिएगा डिफरेंस है दोनों चीजों में। घोड़े की अस्थियां और घोड़े के दांत, लोअर पीसीएस का क्वेश्चन है, लोअर पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है बनवाली, चनहुदड़ो, सुतकागेंडोर और सुरकोटदा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ध्यान से समझिएगा इसको, डिफरेंस है दोनों चीजों में। एक तो बनवाली होगा कि चनहुदड़ो होगा, सुतकागेंडोर होगा कि सुरकोटदा होगा, सोचिए क्या राइट आंसर होगा, और तुरंत मुझे पहले कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका, मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूं। ठीक है, हो गया? कमेंट सेक्शन में जवाब आया? नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। तो राइट आंसर है इसका सुरकोटदा। सुरकोटदा में हमें घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। देखिए, घोड़े के जो दांत थे, जो घोड़े के दांत थे उसके अवशेष कहाँ से मिले थे? मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला कि दोनों में डिफरेंस है। घोड़े के दांत और घोड़े की अस्थियां दो अलग अलग चीजें हैं, इसे कंफ्यूज मत होइएगा कि घोड़े की अस्थियां और घोड़े के दांत से कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये मिला था आपका कहाँ से? मृतकों का टीला। कहाँ से? मोहनजोदारो से। ठीक है, एक मूवी है ना मोहनजोदारो, कौन कौन देखा है? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन है विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण या फिर मातृ देवी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मातृ देवी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तांबा, चांदी, कांसा या पीतल। ठीक है, तांबा, चांदी, कांसा या फिर पीतल। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर है आपका तांबा। मानव द्वारा यहाँ पे पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता वालों से नहीं, मानव द्वारा। तो मानव द्वारा सबसे पहले किसका यूज किया गया था? तांबा का यूज किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से स्लाइड चेंज नहीं हो रही है यार, 10 आपको क्या करना है, 10 सेकंड स्किप कर लेना है। सिंधु घाटी की पहचान निम्न में से है? सुंदर मूर्तियां, धर्म और दर्शन साथ, आर्थिक और सामाजिक सुधार, नगर योजना प्रणाली। सुंदर मूर्तियां क्या थी? एक ही तो मूर्ति मिली है यार, कैसे कह सकते हो सुंदर मूर्तियां? धर्म और दर्शन साथ यानी रिलीजन और फिलॉसफी? नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार तो एक बार के लिए कह भी सकते हो, सामाजिक सुधार तो बिल्कुल नहीं। जो शूद्र होते थे, जो सफाई कर्मचारी होते थे, उनको शहर से बाहर रहने पड़ता था। नगर योजना प्रणाली, बिल्कुल सही, नगर योजना प्रणाली। आपको क्यों? क्योंकि यहीं से आपको मिले हैं बड़े बड़े स्नानागार, आपको मिले हैं अन्नागार, आपको मिले हैं वाटर मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। किस चीज में पक्की ईंट का यूज किया जाता था? आपका जो नालियां बनाने में, आपके स्नानागार बनाने में। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका नगर योजना प्रणाली। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 सेकंड स्किप करिए। ऑप्शन नहीं है, क्या करें? चलिए ग्लिच सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन हैं आपके 1920, 1921, 1922, 1923। किस वर्ष की गई? ये भैया 1921। कौन किया था? कौन थे? साहनी साहब। ठीक है, याद रखिएगा, दयाराम साहनी साहब थे, साहनी साहब। ठीक है, इन्होंने किया था सिंधु सभ्यता की खोज। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकेंड स्किप करिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है? बताना ही नहीं चाहिए मुझे, कांस्य से। चिल्ला चिल्ला के मैं बताया कि कांस्य से बनी हुई थी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा कहाँ पे गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, एसएससी सीएपीएफ में पूछा गया था 2017 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शायद अब यही खत्म भी होने वाला है।
बहुत हो गए क्वेश्चन सब। हाँ ठीक है, खत्म। तो मोहनजोदड़ो से जो आपको प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति वो थी कांस्य की बनी हुई। देखिए अब जिनकी प्रिपरेशन चल रही है वो अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हैं तो वो मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करें। कूपन कोड इस्तेमाल करने पर उनको मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास लेने पे। कूपन कोड क्या है MT8573। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करके आइएगा। कल हमारा जो सेशन होगा वो होगा बेसिकली वैदिक संस्कृति के ऊपर। ठीक है, वैदिक संस्कृति किस तरीके से ग्रो होगी, क्योंकि वो हमारा था सेकंड टॉपिक। ठीक है, वो सेकंड टॉपिक है हमारा। सेकंड टॉपिक हमारा वैदिक संस्कृति है, वैदिक कल्चर, और कल हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।